हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन कश्मीर कामयाबी की राह पर बढ़ चुका है। आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि दिल की दूरी भी मिटानी है और दिल्ली की दूरी भी मिटानी है। 8 पार्टियां और 14 नेताओं के साथ बैठक तकरीबन 3.5 घंटे तक चली। प्रधानमंत्री ने दिल खोलकर सबको सुना और बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी एजेंडे के बात की। प्रधानमंत्री के इस कदम से कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रास्ता बहाल होता हुआ साफ नजर आ रहा है। और जब सबने अपनी बात कह ली तो उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मिनट फिर अपनी दिल की बात तमाम नेताओं के साथ की, जिसमें बड़ी बात यह निकली कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराए जाएंगे, इसका आश्वासन दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि सरकार फुल स्टेटहुड के लिए यानी पूर्ण राज्य का दर्जा कश्मीर को लौटाने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जैसा कि पार्लियामेंट में कहा गया है। प्रधानमंत्री की मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ज्यादातर बात की फारूक अब्दुल्ला ने, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए उमर अब्दुल्ला ने 3 बड़ी बातें कही। पहले कि एक मुलाकात से दिल्ली की दूरी दूर नहीं होगी। दूसरा, 370 वापस लाने की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। और तीसरी सबसे चौंकाने वाली बात, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन पसंद नहीं है, वो उससे पहले ही इलेक्शन चाहते हैं। Almost all the speakers were unhappy with the move to single out Jammu and Kashmir for delimitation. There was no need. If the whole exercise of 5th August 2019 was to bring Jammu and Kashmir at par with the rest of the country, then by having a delimitation exercise independent of the rest of the country, you have set us apart from the rest of the country. So this delimitation exercise is something that has led to a lot of suspicion. We want it to be re-looked at, and we want that J&K should be, as with other states, the people should be allowed to choose their own government, and that government should be allowed to take decisions that are in the interests of the people of J&K. हमने तो अपनी पार्टी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को और सबको कहा कि जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं, हम उससे सहमत नहीं हैं, हम उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उसकी मुखालफत में हम कानून को अपने हाथ में भी लेने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आइन या इस मुल्क के संविधान के तरफ से जो हमें इजाज़त दी जाती है अदालत का इस्तेमाल करने की, हम अदालत का इस्तेमाल करके अदालत में जाके अपना पक्ष वहाँ पे रख के इस फैसले के खिलाफ जो है अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? और यहाँ तक कि अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का सिलसिला है उसको अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर, अगर वाकई 5 अगस्त का फैसला, जो 5 अगस्त को जो पार्लियामेंट में हुआ, उसका मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिला दिया जाए, तो फिर ये जो हमें अलहदा करके हमारा डिलिमिटेशन हो रहा है, तो फिर ये तो 5 अगस्त को डिफीट करता है। उमर अब्दुल्ला को परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन पसंद नहीं है, तो महबूबा मुफ्ती आज फिर पाकिस्तान करने लगी। बैठक के अंदर प्रधानमंत्री के सामने पाकिस्तान शब्द एक बार भी नहीं आया, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार-बार पाकिस्तान और 370 की ही बात की। ये बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटा गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है।
जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी पड़े। लेकिन महबूबा मुफ्ती जब ये बातें कह रही थी, उस वक्त उनको एक जोरदार झटका भी लगा। जब महबूबा 370 की बात करने लगी तो फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की बात को आगे बढ़ा रहे थे। उसी वक्त घाटी के एक और दूसरे पॉपुलर नेता मुजफ्फर हुसैन बेग ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला दोनों को टोका और कहा कि 370 का मुद्दा अब अदालत में है, इसलिए यहां इसकी बात करने का कोई मतलब नहीं। Belonging to different parties, they were on the same page that we have to address the problems faced by the people of Jammu and Kashmir. There were demands for the restoration of the state. So far as Article 370 was concerned, I said the matter is pending in the Supreme Court and let Supreme Court decide it. That was और धारा 35A को रिस्टोर किया जाए, इस बात की मांग रखी आप लोगों ने? मैंने मांग सिर्फ नहीं रखी, लेकिन ये पॉइंट आउट किया कि आर्टिकल 370 के क्लास 3 में लिखा है कि ये आर्टिकल खत्म अगर करने का फैसला हो, वो जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मर्जी से होना चाहिए। और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 1956 में कहा कि ये कंटिन्यू करना चाहिए। अभी अब मैंने आपको कुछ नेताओं की बात सुनाई, लेकिन बताने सुनाने को आज बहुत कुछ है। आज 200 मिनट की बातचीत कश्मीर के लिए बहुत अहम रही है। नए कश्मीर की तस्वीर इसी बातचीत से निकलेगी। 8 पार्टियों के 14 नेता प्रधानमंत्री से आज मिले। अभी तक सब बिल्कुल अच्छा ठीक ठाक ही लग रहा है, किसी नेता ने उम्मीद से उलट कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं कही है। इसलिए बहुत गौर से आप इस रिपोर्ट को अब देखिए और समझिए कि आज क्या हुआ और इससे आगे क्या होगा, उसके बारे में क्या इशारा मिला। जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत, ये जज्बा आज भी जस का तस है। कश्मीर को लेकर न रुख बदला है न रवैया। मोदी के मिशन कश्मीर और विजन कश्मीर को समझिए। उन्होंने कश्मीर से आए नेताओं से कहा, मैं दिल्ली की दूरी भी मिटाना चाहता हूं और दिल की दूरी भी। धरती के स्वर्ग के लिए प्रधानमंत्री के पास मजबूत प्लान है। इसी प्लान के तहत पॉलिटिकल प्रोसेस के एक पड़ाव तक पहुंचा है कश्मीर। प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया, दिल्ली में नेताओं को अपने घर बातचीत के लिए बुलाया। समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, बीडीसी डीडीसी इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है। तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। ये हमारा मांग। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है। अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो? तो इसलिए विधानसभा का इलेक्शन भी तुरंत करना चाहिए, डेमोक्रेसी को बहाल करना चाहिए। तीसरी चीज हमने बताई कि बहुत बड़े जमाने से हमारे डोमिसाइल, हिस्टोरिकली डोमिसाइल रूल्स थे। जमीन का तो हमारे महाराजा के ज़माने से था, 1925 के ज़माने से, और बाद में नौकरी का भी था। तो केंद्रीय सरकार को ये गारंटी देनी चाहिए कि वो भी जब बिल लाएगी तो उसके साथ हमारे ज़मीन की गारंटी, और जो लोकल मुलाजिम हैं, IAS IPS
अब वो तो आते रहेंगे, वो तो हर स्टेट में है, वहाँ भी आते रहेंगे, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की अभी तक हमारे साथ एक सुविधा थी, वो सुविधा की गारंटी देनी चाहिए। फिर हमने कहा कश्मीरी पंडित जो है पिछले 30 साल से वो बाहर हैं, बहुत सारे, जम्मू में भी हैं, कश्मीर में भी हैं कुछ, लेकिन अधिकतर बहुत बड़ी संख्या जो है वो बाहर है। ये हमारी मौलिक ड्यूटी है, सरकार की तो बनती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हर एक राजनीतिक दल और नेता की ये मौलिक जिम्मेदारी है कि वो कश्मीर के पंडितों को वापस लाएं और उनके रिहेबिलिटेशन में जो भी हमसे हो सकेगी सरकार की सहायता करें, मदद करें कि वो कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर में आ जाएं। दिल्ली की पूरी सियासी सरगर्मी को समझने की कोशिश करिए। संविधान के दायरे में बिना किसी शर्त के कश्मीर के नेताओं को दावत दी गई, उनकी शिकायतें सुनी गईं, उनको मोदी सरकार के संकल्प बताए गए। प्रधानमंत्री ने कहा ही वांटेड टू हियर द पीपल, द रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा मैंने बहुत जल्दी इसको किया होता, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड करके नहीं कर सके पहले, और उन्होंने कहा जूं ये डिलिमिटेशन की प्रोसेस में सब लोग पार्टिसिपेट करिए, उसके बाद दूसरा फेज होगा इलेक्शन का, और हम लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं वहाँ। वही तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है। और आश्वासन यही दिया गया है कि दिस इज द रोड मैप टुवर्ड्स गोइंग टुवर्ड्स द इलेक्शन, डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, इलेक्शन हो जाए, और कहा स्टेटहुड वी आर कमिटेड, वो भी बहाल करेंगे, टाइम आने पे वो भी बहाल करेंगे। इलेक्शंस के लिए नहीं, अभी कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स किया गया। इट इज डिपेंडेंट ऑन द डिलिमिटेशन, जितना जल्दी डिलिमिटेशन हो जाए। सरहद पार की बात कर रहे थे उन्होंने। नहीं, आज तो हमें नहीं लगा किसी ने सरहद पार की बात की। आज तो बातें सब मुल्क की हुई, मुल्क के दायरे में हुई, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में हुई, और खुशी की बात है कि हर एक ने अपना दर्द सुनाया। और प्रधानमंत्री, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड अ फादरली फिगर आल्सो, ही हर्ड ऑल ऑफ अस। और जिसको आपको लगता है दर्द की दबाव शुरू हो जाएगी? इंशाल्लाह लगता तो है, ऐसा ही होना चाहिए। अब कश्मीर पर सरकार का होल सोल एजेंडा समझ लीजिए। नया कश्मीर बनाने की दिशा में यह सरकार का बड़ा कदम है। आर्टिकल 370 पर कोई बात नहीं, जम्मू कश्मीर को मुख्यधारा में लाना है। बदली आबादी के मुताबिक डिलिमिटेशन के बाद राज्य में चुनाव, कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करना। हालांकि कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया विभाजन और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद भी जारी थी, इसे और आगे बढ़ाना था। देश हो या विदेश, सरकार कहीं भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज से समझौता करती या लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पाकिस्तान जैसे देशों की तरह दबाती हुई नहीं दिखना चाहती थी। प्रधानमंत्री ने फिर से यह जिम्मेदारी अपने सबसे विश्वस्त सलाहकार एनएसए अजित डोवाल को सौंपी। एनएसए अजित डोवाल इस पूरे बातचीत के चीफ आर्किटेक्ट थे। सरकार के एक वर्ग का ये ज़रूर मानना था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन दलों का रवैया सबको पता है। बावजूद उसके ये कोशिश के तौर पे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, और पहले एनएसए अजित डोवाल ने कुछ सोर्सेज के मार्फत ही कुछ इन्फॉर्मेशन भिजवाया उन दलों को। उसके बाद जब एक बार उनके तरफ से इंडिकेशन मिला, क्योंकि उन दलों की तरफ अगर बात करें तो वो ज़्यादा दबाव में है। ज़्यादा दबाव इस लिहाज से कि उन्होंने जो प्रेशर बनाने की जम्मू कश्मीर में कोशिश की थी, केंद्र सरकार उस प्रेशर में आई नहीं। और ख़ासतौर पर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जैसे ही एलजी के तौर पर मनोज सिन्हा को भेजा गया, जो कि एक पॉलिटिकल फेस है, और वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क एक तरफ शुरू हुआ, दूसरी तरफ करप्शन को लेकर कार्रवाई शुरू हुई, तीसरी तरफ प्रशासन में बहुत ज़्यादा फेरबदल शुरू हो गए, और सिर्फ सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाने लगी। तो ऐसे में उन दलों के ऊपर ये दबाव बढ़ गया कि ऐसा ना हो कि हम यहाँ के जनता से कट जाएं, और जो विकास कार्य जनता के लिए हो रहा है, जैसे कोविड वैक्सीनेशन के केस में भी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर अच्छी चीज़ों के लिए सुर्खियां बटोर रहा था। तो ऐसे में उन दलों के ऊपर भी एक दबाव बन गया था कि वो मिनिस्ट्री में शामिल हो। बीजेपी का वर्षों पुराना एजेंडा था आर्टिकल 370 का समापन। कश्मीर के नेता कहते हैं आर्टिकल 370 और 35A कश्मीर को देश से जोड़ता है, मगर सच्चाई ये है कि लेटर और स्पिरिट में ये कश्मीर को देश में रहते हुए भी अलगाता है। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटा गया,
ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी की बात है। खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। अभी अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब SCO की मीटिंग से वापस आए हैं, जहां पे फिर अखबारों के ज़रिए तो कम से कम, और कहीं नहीं तो अखबारों के ज़रिए ये पढ़ने को मिला है कि शायद वहां पे पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनसे बात हुई है। तो अगर इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। सरकार ने एक वाटर टेस्टिंग के तहत ये बैठक बुलाई थी। घाटी में नेताओं की रिहाई शुरू कर दी गई। नेताओं के सामने कोई शर्त नहीं रखी गई। महबूबा मुफ्ती का दिल्ली आना अहम है। बैठक से मोदी की कोशिशों पर मुहर लगी। माना यह जा रहा है कि अभी सरकार का एजेंडा सबसे पहले जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना है, मगर वक्त के साथ मामला स्टेटहुड की ओर जाएगा। स्टेटहुड यानी केंद्र शासित प्रदेश से राज्य का दर्जा वापस बहाल करने तक। अंदर की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के ज्यादातर दल दिमागी तौर पर इसके लिए राजी हैं, मगर वो जो खुद को हाशिए पर पा रहे हैं वो इससे अपनी नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं। कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज इन्हीं नेताओं में से एक हैं। मैं सिर्फ मोदी जी पर इल्जाम नहीं लगाता, दिल्ली की हुकूमत गलती करती रही है और अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखा है। जो कौम या जो हुकूमत अपनी गलतियों का अहाता करके उनको सुधारती नहीं है, वो तो रिपीट करेंगे गलतियों को। आज भी ये गलतियां रिपीट होंगी क्योंकि हमने बैठक की और जो लोग ये कहते हैं सिर्फ मसला ये है, कुछ जिम्मेदार लोगों ने भी कहा, मैं तरजीह करता हूं इसकी, वो कहते हैं स्टेटहुड, गोली मारो स्टेटहुड को, हमको अंदरूनी खुद मुख्तारी चाहिए, जिसका उन्वान था 370। वही कश्मीर के लोग मानते हैं, वही जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं। सैफुद्दीन सोज कांग्रेसी हैं, कश्मीरी हैं, मगर उन्हें इस बैठक का दावतनामा नहीं मिला तो वो पार्टी लाइन के ही खिलाफ चले गए। कांग्रेस अब आर्टिकल 370 पर कुछ भी बोलने से बच रही है। उसका पॉलिटिकल एजेंडा अब सिर्फ राज्य के दर्जे तक सीमित हो गया है। दिग्विजय सिंह ने जब इस मुताल्लिक बयान दिया भी तो पार्टी ने उससे किनारा कर लिया। आइए अब इस मीटिंग के स्टेक होल्डर्स को जान लीजिए। बैठक में जम्मू कश्मीर में सक्रिय 8 पार्टियां और उनके 14 नेता थे। तो मोदी का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द चुनी हुई सरकार बनेगी। मोदी ने कह दिया है कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर चला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का ग्रासरूट लेवल प्लान रेडी है। कश्मीर पर बात करने के लिए जिन नेताओं को बुलाया गया उन्होंने तो इस प्रोसेस को वेलकम किया, मगर जम्मू कश्मीर के स्टेक होल्डर सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं है, वहां की जनता भी है। कश्मीर में जम्मू के लोगों और कश्मीरी पंडितों ने इस बातचीत को कैसे लिया, यह देखना भी जरूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पैंथर्स पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट यानी CPM। 4 पूर्व मुख्यमंत्री थे, फारूक अब्दुल्ला, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद और महबूबा मुफ्ती। इनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्य मंत्री PMO जितेंद्र सिंह, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, मुजफ्फर हुसैन बेग, निर्मल सिंह, रविंदर रैना, कविंद्र गुप्ता, यूसुफ तारिगामी और भीम सिंह। सरकार ने मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को ही इस बैठक का दावतनामा भेजा। वही नेता जो देश की लोकतांत्रिक और चुनावी प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं। ध्यान रखिए कि इस बैठक का सबसे अहम किरदार कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य गुलाम नबी आजाद थे। आगे भी वो सरकार और कश्मीर के नेताओं के बीच सेतु का काम करते रहेंगे। याद करिए, संसद में गुलाम नबी आजाद की विदाई का वो दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका जिक्र करते हुए भावुक हो गए थे।
तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम आपका और भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन जम्मू कश्मीर में इसी पॉलिटिकल प्रोसेस की बहाली की ओर इशारा कर रहे थे। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से उनकी उपयोगिता समझते हैं। गुलाम नबी आजाद आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और सरकार के बीच में कड़ी का काम कर सकते हैं। बहरहाल दिल्ली में जो उनका बंगला है उसका एक्सटेंशन जरूर उनको मिल गया है, लेकिन कारण सुरक्षा के बताए जा रहे हैं। मगर कश्मीर पर प्रधानमंत्री की इस बड़ी बैठक के कई और स्टेक होल्डर हैं, उनके एजेंडे भी हैं और वो एजेंडे कहीं से कमतर नहीं हैं। जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को समझिए। जम्मू में हिंदू आबादी बड़ी है, मगर सूबे की सियासत में हमेशा कश्मीर घाटी की डोमिनेंस रही। जम्मू में एक धड़े की राय यह भी है कि वो जम्मू को अलग राजनीतिक और प्रशासनिक यूनिट बनाए रखने के पक्ष में आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये दल बीजेपी के स्वाभाविक समर्थक हैं, मगर जब नए सिरे से स्टेटहुड का मसला आया तो वो बीजेपी से भी नाराज दिख रहे हैं। ये पॉजिटिव स्टेप नहीं है। ये पॉजिटिव स्टेप बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जम्मू के जिन नेता को बुलाया गया है पिछले 5 वर्षों में उसी पार्टी से और उन्हीं नेताओं से जम्मू के लोग त्रस्त हैं। जम्मू की जो एक्चुअल वॉइसेस हैं, मेजर वॉइसेस हैं, जो अपोजिशन का काम पिछले 5 वर्षों में उन्होंने किया है, वो वहां पे रिप्रेजेंट नहीं की जा रही है। जैसे जम्मू की सेपरेट जम्मू स्टेट बनाने की बहुत तगड़ी मांग है, मीडिया भी इस बात को सर्टिफाई करता है। और सुनिए सेपरेट जम्मू स्टेट बनाने की जो मांग है, उस व्यू को वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि भाजपा का आधिकारिक स्टैंड ये है कि जम्मू सेपरेट स्टेट नहीं बनना चाहिए। तो क्या इस पॉइंट ऑफ व्यू को वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए थी? सेंसस 2011 फ्रॉड और फर्ज्ड हैं, जम्मू के खिलाफ हैं, कश्मीर के फेवर में है, जिसके आधार पर सत्ता कश्मीर को जाएगी। ये डिलिमिटेशन प्रोसेस को अपोज करने वाली जो आवाजें हैं, क्या वहां पे नहीं होनी चाहिए थी? यही हाल कश्मीरी पंडितों का है। कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर से निर्वासन और पलायन झेला है। कश्मीरी पंडितों ने भी आज जम्मू की सड़कों पर प्रदर्शन किया। और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग पर एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द डिलिमिटेशन का काम पूरा होगा ताकि चुनाव कराए जा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनी हुई सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के विकास और प्रगति के लिए आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। आप देख सकते हैं ये उनका ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूत करना ये प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है उनकी सरकार की। इसके बाद उन्होंने कहा है कि आवर डेमोक्रेसीज बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू सिट अक्रॉस अ टेबल एंड एक्सचेंज व्यूज, कि हम एक साथ बैठकर एक मेज पर बैठकर अपने मुद्दों की बात कर सकते हैं। और मैंने जम्मू कश्मीर के लीडर्स से ये कहा है कि यूथ और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनको पॉलिटिकल लीडरशिप देनी की जरूरत है जम्मू कश्मीर में, ताकि उनकी जो भी उम्मीदें हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो पूरी हों। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है। उसी बैठक की तस्वीर उसमें उन्होंने लगाई, जिसमें उनके साथ मौजूद थे 8 पार्टियों के 14 नेता, जिनके साथ 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक उनकी मुलाकात चली है और बड़े खुलकर बात हुई। इस बात को तो सबसे तीखे लहजे में बात करने वाली महबूबा मुफ्ती ने भी माना कि बड़े अच्छे माहौल में बात हुई। तो ये बात सब लोग कह रहे हैं और ये बात महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि ये नेता कश्मीर से जो आए, खासतौर पर गैर बीजेपी दलों के नेता, बहुत तीखी जबान में उन्होंने आलोचना की है बीजेपी की सरकार की, 370 को हटाने के फैसले की, 35 को हटाने के फैसले की और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के निर्णय की। लेकिन आज उन सब लोगों ने बड़े धैर्य से अपनी बात कही भी और प्रधानमंत्री की और गृहमंत्री की बात सुनी भी। यहां तक कि जो तस्वीरें आई अंदर से, उसमें जब प्रधानमंत्री अंदर दाखिल होते हुए दिखाई दिए तो एक बहुत मैत्रीपूर्ण माहौल दिखाई दे रहा था। लेकिन जब बात करना शुरू हुए तो उसके बाद सब लोगों ने अपनी बातें कही, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से अपनी बातें कही और प्रधानमंत्री उसी बात को कह भी रहे हैं। उन्होंने माना है कि ग्रास रूट्स की लेवल की डेमोक्रेसी जो है वो प्राथमिकता है कि उसकी जड़ें मजबूत की जाएं जम्मू कश्मीर के अंदर और लोगों को उनका यह हक मिले कि वो एक चुनी हुई सरकार को चुन सकें और उनकी उम्मीदें पूरी हो सकें। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार प्रतिबद्ध है। ये बातें मीटिंग से निकलकर जितने नेता आए उन सब ने भी कही। तो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने वो तस्वीरें भी शेयर की हैं अंदर नेताओं से मुलाकात करते हुए।
बहरहाल दिलों की दूरी और दिल्ली की दूरी एक दिन में तो कम नहीं होगी, लेकिन आज की तारीख 24 जून भारत के इतिहास में जरूर दर्ज हो चुकी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में यह तय हुआ कि आखिर जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रास्ता कैसे साफ होगा। इस मीटिंग में शामिल होने वाले सभी अहम कश्मीरी लीडर्स के रोल को आज हमने हाईलाइट किया है। इस मीटिंग में किस लीडर का भारत की तरफ कैसा रुख रहा है, देखिए हमारी एक बहुत खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया, उसके जवाब में गुपकार अलायंस का नेतृत्व कर रहे फारूक अब्दुल्ला ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन किया। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के ठीक पीछे नजर आ रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी इस अभिवादन का जवाब मुस्कुराहट के साथ दिया। गृह मंत्री अमित शाह के ठीक पीछे खड़े पीपल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर मुजफ्फर बेग के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और उन्होंने भी हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री के अभिवादन का जवाब दिया। लेकिन फारूक अब्दुल्ला के ठीक बगल में मौजूद महबूबा मुफ्ती के रवैये में कोई गर्मजोशी नहीं दिखी, वो खामोश खड़ी रही। अब एक और तस्वीर देखिए, ये तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कश्मीरी लीडर्स के फोटो सेशन की है। यहां भी आप गौर से देखिए, सिर्फ महबूबा मुफ्ती के हाथ में ही कागज के कुछ पन्ने हैं। शायद महबूबा मुफ्ती पूरी तैयारी के साथ इस मीटिंग में आई हैं और वो अपने एजेंडे पर एकदम फोकस्ड हैं। अब ये एक और तस्वीर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीब बैठे कश्मीरी लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला। उनके बगल में बैठे हैं गुलाम नबी आजाद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संवाद कर रहे हैं। ज्यादातर कश्मीरी लीडर्स की नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ हैं, लेकिन यहां भी महबूबा मुफ्ती अपने एजेंडे के तहत एकदम सख्त नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की 8 पार्टियों के 14 नेताओं ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया है और इन 14 लीडर्स में सबसे ज्यादा अहम लीडर हैं फारूक अब्दुल्ला। फारूक अब्दुल्ला का रुख भारत को लेकर एकदम पॉजिटिव है। आज जब सुबह वो दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहला बयान ही यही दिया कि मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं, मुझे अपने वतन से बात करनी है और अपने वतन के वजीर आजम से बात करनी है। आज जब फारूक अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपनी बात रखी, उन्होंने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बात को रख सके। पिछले 4 दिनों से फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरशिप से बात कर रहे थे। कल भी जम्मू की लोकल लीडरशिप से बात करने के लिए फारूक ने अपनी फ्लाइट को रद्द कर दी थी। अपनी राजनीति के लिए फारूक अब्दुल्ला भले ही धारा 370 का मुद्दा उठाएं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का स्टैंड क्लियर है। धारा 370 पर अब कोई बात नहीं, 35A पर अब कोई बात नहीं। मुलाकात से ना दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी, लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा, जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। अच्छे माहौल में सुना और हमने उनसे गुजारिश की कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसे फैसले जो लिए गए जो जम्मू कश्मीर के बिल्कुल हित में नहीं हैं, उनको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। एक तो जो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया, वो यूनियन टेरिटरी जो है वो वहाँ, चाहे वो जम्मू के लोग हों चाहे वो कश्मीर के लोग हों, वो इस यूनियन टेरिटरी को बिल्कुल नहीं पसंद करते। वो चाहते हैं कि फौरी तौर जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा दिया जाए और पूरी तरह से रियासत का दर्जा दिया जाए, कोई हाफ हार्टेड स्टेट नहीं। इसमें फुल स्टेटहुड विद J&K cadre restored to J&K। इस मीटिंग में सेंटर को सबसे बड़ी चुनौती महबूबा मुफ्ती से मिली है। पाकिस्तान से बातचीत वाला बयान देकर महबूबा मुफ्ती पूरी मीटिंग में अलग थलग हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि केंद्र पाकिस्तान से बातचीत करे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपने वतन से बात करेंगे। महबूबा मुफ्ती और गुपकार अलायंस का ही फैसला था कि कश्मीरी लीडर्स का नेतृत्व फारूक अब्दुल्ला करेंगे। इस तरह मीटिंग से पहले ही महबूबा मुफ्ती को बड़ा झटका लग गया।
लेकिन इसके बाद भी वो अपने एजेंडे से जरा भी पीछे नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अपनी राजनीति की बागडोर अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सौंप चुके हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती को अभी कश्मीर में राजनीति करनी है और महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग का इस्तेमाल अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस लेने के लिए किया है। सेंटर के प्रति सख्त रुख और पाकिस्तान से बातचीत की वकालत करके वो साउथ कश्मीर के एक खास वोट बैंक का तुष्टीकरण करना चाहती हैं। मीटिंग में धारा 370 के अलावा कैदियों की रिहाई महबूबा मुफ्ती की अहम मांग रही है, लेकिन कैदियों की रिहाई का मांग का भी खारिज होना एकदम तय है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है, इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। और जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए और जो जेलों में प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के कश्मीरी लीडर्स में तीसरा सबसे बड़ा और अहम किरदार है गुलाम नबी आजाद। गुलाम नबी आजाद का स्टैंड जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर एकदम डावाडोल है। गुलाम नबी आजाद के साथ मुश्किल यह है कि वो मूल रूप से जम्मू कश्मीर के नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में भी वो कांग्रेस पार्टी का चेहरा है, इसलिए उनका स्टैंड भी हमेशा बदलता रहता है। कश्मीर में गुलाम नबी आजाद धारा 370 की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में गुलाम नबी आजाद का जोर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिए जाने पर, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने पर रहता है। और गृह मंत्री अमित शाह पहले ही ये कह चुके हैं कि जब राज्य में हालात सुधरेंगे तो वो दोबारा जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी देंगे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी शुरू करेंगे। यानी जो मांग गुलाम नबी आजाद दिल्ली में उठाते हैं वो तो पहले ही अमित शाह मान चुके हैं। लोगों ने कहा कि अब समय तो आ गया है, सब इलेक्शंस वगैरह हो गए, BDC DDC इलेक्शन हो गए और अभी शांति भी है, सीज फायर भी है, बॉर्डर भी शांत है, तो इससे ज्यादा कोई अनुकूल समय नहीं हो सकता स्टेटहुड ग्रांट करने के लिए। ये हमारा मांग। हम लोगों ने ये भी मांग की कि आप कहते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करना है, अब आपने पंचायत के इलेक्शन किए, जिला परिषद के इलेक्शन किए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि विधानसभा न हो। इस मीटिंग के चौथे अहम किरदार हैं सज्जाद लोन, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। सज्जाद लोन ने इस मीटिंग में नॉर्थ कश्मीर का प्रतिनिधित्व किया। सज्जाद लोन के साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई पहली मीटिंग नहीं है। साल 2014 में जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके पहले भी दिल्ली में नरेंद्र मोदी और सज्जाद लोन की मुलाकात हो चुकी है। इसलिए सज्जाद लोन सेंटर के लिए कोई चुनौती नहीं है। सज्जाद लोन का रुख सेंटर की पॉलिसी के फेवर में है। सज्जाद लोन पहले ही यह ऐलान कर चुके हैं कि वो विधानसभा चुनाव में उन्हें जो सीट मिलेगी वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। मैंने बताया ना आपको कि वो तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब की बुलावे पर आए थे, वहां रखे। इट वोंट बी प्रॉपर टू कम आउट एंड टॉक अबाउट देम, बट ऑल आई कैन टेल यू इज दैट इट वाज हेल्ड इन वेरी ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट। हम जब निकले वहां से, हम वेरी ऑप्टिमिस्टिकली बाहर निकले। इस मीटिंग में पांचवें और सबसे अहम किरदार मुजफ्फर हुसैन बेग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं ये मुजफ्फर हुसैन बेग हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग कभी महबूबा मुफ्ती के एकदम खासम खास लीडर थे। वो जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नॉर्थ कश्मीर से आते हैं। PDP की सरकार में मुजफ्फर हुसैन बेग वित्त मंत्री भी रह चुके थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती की पॉलिटिक्स मुजफ्फर हुसैन बेग को पसंद नहीं आई और इसलिए वो PDP को छोड़कर सज्जाद लोन की पार्टी में शामिल हो गए। इसलिए अब इस मीटिंग में उनकी मौजूदगी ने महबूबा मुफ्ती को सबसे ज्यादा परेशान किया। बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट पे हुई। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे दे वर ऑन द सेम पेज कि कश्मीर में पीस रिस्टोर करने के लिए ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाएं और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी उतना रोल है जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का है। इस मीटिंग में छठे सबसे अहम किरदार हैं अल्ताफ बुखारी।
अल्ताफ बुखारी पीडीपी के बागी नेता हैं। मीटिंग में अल्ताफ बुखारी का रुख भी सेंटर के फेवर में है। इस मीटिंग में महबूबा मुफ्ती को अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी भी काफी परेशान करने वाली है, क्योंकि अल्ताफ बुखारी भी पहले पीडीपी के ही साथ थे, लेकिन पीडीपी बीजेपी की सरकार गिरने के बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली, जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी। यह पार्टी भी सेंटर से पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। इस मीटिंग में सातवां और सबसे अहम किरदार है सीपीएम के नेता यूसुफ तारिगामी का। ये तस्वीर देखिए, सबसे पीछे और सबसे किनारे मौजूद हैं छोटे कद के यूसुफ तारिगामी, लेकिन जम्मू कश्मीर की राजनीति में इनका कद बहुत बड़ा है। ये मीटिंग में साउथ कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता हैं। साउथ कश्मीर के कुलगाम में यूसुफ तारिगामी का सबसे ज्यादा प्रभाव है। कुलगाम से लगातार 1996 से 2018 तक विधायक रहे यूसुफ तारिगामी। आज तक यूसुफ तारिगामी कभी कोई चुनाव नहीं हारे हैं। यूसुफ तारिगामी भी हार्डलाइनर हैं और इस मीटिंग में अगर कोई महबूबा मुफ्ती के एजेंडे के साथ है तो वो यूसुफ तारिगामी ही है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना का भी बहुत अहम किरदार है। रविंद्र रैना जम्मू में बीजेपी के सबसे पहले फायर ब्रांड लीडर हैं। वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के सख्त खिलाफ हैं और उनकी टिप्पणियां कश्मीर के लीडर्स पर भी एकदम बेबाक रहती हैं। कश्मीर में सेंटर की पॉलिसी के सबसे बड़े फ्लैग बेयरर हैं रविंद्र रैना। 24 जून की इस ऐतिहासिक मीटिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कामयाबी के लिए याद किया जाएगा, क्योंकि पहली बार सेंटर ने न सिर्फ कश्मीर की अलगाववादी राजनीति को तोड़कर रख दिया, बल्कि अलगाववादी राजनीति करने वाले नेताओं को झुकने पर भी मजबूर कर दिया। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद गुलाम नबी आजाद का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको हम दिखाएंगे। प्रधानमंत्री की बात से क्या कांग्रेस के नेता भी खुश हैं? जरूर देखिए सिर्फ 4 मिनट के ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।